नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट अब हम आपको बताएंगे। और ऐसे में देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है सभी खबरों से रूबरू कराएंगे, वो भी महज 1 मिनट के भीतर। और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा से अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। लगातार बढ़ रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब सरकार सख्त है और इसे लेकर सरकार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आखिर क्या फैसला लिया गया है या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, देखिए महज 1 मिनट के भीतर ये पूरी रिपोर्ट। अब हरियाणा में मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं। अक्सर अभिभावकों की शिकायत रहती है कि प्राइवेट स्कूल किसी खास दुकान से ही स्कूल की ड्रेस, किताबें, जूते या मोजे लेने के लिए दबाव बनाते हैं। अब इसी पर सरकार ने संज्ञान लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय छात्रों को किसी खास दुकान से ही पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, मोजे, वर्दी आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय के इस आदेश में साफ है कि अब प्राइवेट स्कूलों की अनचाही मनमानी नहीं चलेगी। इसे लेकर सरकार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरकार के इस फैसले के बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी। तो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की ओर से लगातार ये शिकायत रहती थी कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं और किसी खास दुकान से ही वर्दी हो, मोजे हो, जूते हो या किताबें हो वो खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। अब ऐसे ही स्कूलों को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार की ओर से ये निर्देश हैं जो दे दिए गए हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब आगे नहीं चलने वाली है। लेकिन अब क्या जो खबर है वो किसानों के लिए है। दरअसल हरियाणा में लगातार गेहूं की सरकारी खरीद जारी है और जिसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की परेशानियों को जाना। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हरियाणा में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है, जिसके बाद राज्य सरकार प्रदेश की ओर से 410 मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जा रही है। ऐसे में किसानों को कोई परेशानी ना हो, इस पर भी सरकार की ओर से पूरा ध्यान दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी मंडियों में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान मूलचंद शर्मा के मंडी में पहुंचने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों में हलचल मच गई। तो वहीं उन्होंने किसानों से समस्याएं सुनी। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं तुलाई को खुद जांचा और परखा। उन्होंने कहा कि वो मंडी का दौरा करने आए हैं ताकि खरीद सही तरीके से हो, कोई कमी पेश न आए। अधिकारियों को कहा गया है कि किसानों और आड़तियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मंत्रियों का कहना है कि गेहूं की खरीद के दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है और ऐसे में मंडियों में किसी तरह की किसानों को परेशानी ना आए और इसीलिए मंत्री भी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से दरअसल बयान दिया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने एक और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए 134A हटाने के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए, पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बहादुरगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा बोले कि 134 से हटाकर सरकार ने गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव भी जल्द से जल्द करवाने की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने गाँव और शहरों के विकास पर भी अंकुश लगाने का काम किया। कैसे लोगों के जेब से पैसा निकाला जाए, लोगों को कैसे निचोड़ा जाए, ये मतलब सरकारी कार्यशैली ये है। तो यानी कि वो ऐसा वही सरकार करती है, इसको दूसरे का सुख दुख से कोई लेना देना ना। तभी मैंने इनको असंवेदनशील क्या कहा और यहाँ तक कि बेशर्म भी कहा। वहीं पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर प्रदेश में हालात अलग अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जमानत नहीं बची, सिर्फ पंजाब में ही सरकार बना पाए। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में मुकाबला भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का बीजेपी से होगा। प्रदेश की जनता को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से काफी उम्मीदें हैं।
हरियाणा सरकार ने 134A को खत्म किया तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया और इसीलिए विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहा है और ऐसे में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी सरकार पर निशाना साधा गया है। लेकिन अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाले हैं, एक ऐसी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर आज हम किस जमाने में जी रहे हैं, ये आज कलयुग का कौन सा दौर चल रहा है। मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। जिस मां ने 9 महीने तक अपने बेटे को अपनी कोख में रखा, वही बेटा बड़ा होकर अपनी मां की मौत का सौदागर बन गया। गुरुग्राम में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कलयुगी बेटे ने पार्क में टहलने गई अपनी मां की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरे सामने खड़ा था, आते तो यहाँ से हाथ में चाकू ले लिया, उसने घसा दिया 5-7। मैं भाग के आया हूँ ऊपर छत से। जो महिला को जिसको चक्कू मारा है उसकी माँ है। उसकी माँ थी जो, हाँ, वो यहाँ किसी के पास आई थी या फिर पार्क में? ये पार्क में घूम के जाती है यहाँ से, रोज सिविल हॉस्पिटल से रिटायरमेंट है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बेटा इंजीनियर है और बीते कई साल से अपने माँ बाप से अलग रह रहा था। यही नहीं, आरोपी की पत्नी भी उससे अलग रहती थी। शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह इस हत्याकांड की मुख्य वजह हो सकती है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। एक मामूली सी बात को लेकर एक बेटे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर किस जमाने में जी रहे हैं हम, ये बड़ा सवाल आज बनता है। लेकिन इसी बीच एक और मामला गुरुग्राम से ही है। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी आरसी बनाते थे और लोगों को गाड़ियां बेचने का काम करते थे। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी OLX के जरिए गाड़ियां बेचते थे। खरीदारों को आरोपी नकली आरसी देते थे, जिसमें गाड़ियों में नकली नंबर होता था। दोनों आरोपी एजेंसी से नई गाड़ियां फाइनेंस पर खरीदते थे। गाड़ी खरीदने के बाद आरोपी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते थे और फिर नए नंबर की आरसी बनवाकर उस गाड़ी को OLX के जरिए बेचते थे। आरोपी गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट पर खरीदते थे। उसके बाद गाड़ी की किश्त ना भरकर फर्जी आरसी बनाकर गाड़ी को धोखे से बेच दिया करते थे। गाड़ियों को फाइनेंस करा के और उनकी फर्जी आरसी बना के उस पर फाइनेंस ना दिखा के और OLX पे उनको एज ओरिजिनल बेच देते थे और लोगों से पैसे ठग लेते थे। इस तरह से करके बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने 6 गाड़ियां भी बरामद की हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ठगी का ये मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से ही सामने आया है, जहां पर 2 ठगों को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी इनके साथी और भी हैं या फिर नहीं, इसकी जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है और साथ ही आरोपियों से पूछताछ में भी पुलिस जुटी हुई है। लेकिन अब आपको बहादुरगढ़ से एक मामला बताते हैं। बहादुरगढ़ शहर में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को रिलीज बताकर उस पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और अब HSVP जागा है और राजस्व विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। बहादुरगढ़ शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। दरअसल HSVP की जमीन को रिलीज बताकर उस पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद HSVP जागा और इंतकाल रद्द करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा। अब इस पत्र पर संज्ञान लिया गया है। DC शक्ति सिंह का कहना है कि HSVP ने इंतकाल रद्द करने के लिए अपील की है, जिसके आधार पर इंतकाल रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संबंधित लोगों को इंतकाल रद्द करने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर निर्माण न करने और खरीद फरोख्त न करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल रद्द होते ही उनकी मलकियत खत्म हो जाएगी और आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा।
तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन अब हरकत में आया है और साथ ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अब मामला सोनीपत से है। सोनीपत के सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप लगे हैं और करीब 18 लाख की रकम की गड़बड़ी की बात सामने आई है। खुलासा आरटीआई से हुआ है। डीसी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 1 मिनट के भीतर। सोनीपत का नागरिक अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जहां यह अस्पताल कोरोना काल में लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उदाहरण बना, तो वहीं अब यह अस्पताल करीब 18 लाख रुपए के कथित घोटाले को लेकर खबरों में है। कोरोना काल के दौरान जहां चारों तरफ से मदद के हाथ आगे आ रहे थे, उसी समय सोनीपत के नागरिक अस्पताल में लाखों का गड़बड़झाला हुआ। कोरोना मरीजों के लिए एम्बुलेंस के लिए जो पैसा भेजा गया था, सोनीपत के सिविल सर्जन ने उसी पैसे से अपने लिए लग्जरी गाड़ियां मंगवाई और उन सभी गाड़ियों का पेमेंट भी किया गया। फिलहाल पूरे मामले में सिविल सर्जन ने मीडिया से दूरी बना ली है। सोनीपत के डीसी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं सिविल सर्जन पर आरोप है कि इसके अलावा भी वो कई घोटाले कर चुका है। मामले में विधायक मोहनलाल बडोली ने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला सोनीपत के नागरिक अस्पताल में हुआ है तो इस मामले में जांच करवाई जाएगी। बहरहाल पूरे मामले में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि मामला सोनीपत के उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। तो सिविल अस्पताल एक बार फिर से विवादों में है, क्योंकि सर्जन पर ही कई तरह के आरोप लगे हैं। लेकिन अब मामला फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में अपराधियों ने क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम पर पथराव कर दिया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और क्राइम ब्रांच की टीम लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। लेकिन यहीं पर आरोपी को भगाने के लिए पुलिस टीम के ऊपर पथराव का मामला सामने आया है। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस बार अपराधियों ने क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम को अपना निशाना बनाया। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि जेसीबी चौक के पास 3 बाइक सवार लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और जब लूट की वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया गया तो उसका पता कलंदर कॉलोनी का मिला। जिसके बाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम के इंचार्ज अपने 4 साथियों के साथ रेड करने पहुंचे। वहां पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी को भगाने के लिए वहां की महिलाओं ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम ने पकड़े गए आरोपी को कब्जे से नहीं जाने दिया। साथ ही कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। हमारे पास सूचना मिली तो हम मदद के लिए तुरंत चले गए। 2-3 को हम लेके भी आए हैं और क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर बाकी के बचे हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। आनंद राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। तो पुलिस टीम अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन यहां पर पुलिस टीम के ऊपर ही पथराव कर दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अंबाला से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया और उसके बाद अब फरीदाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। लेकिन अब बात करेंगे लगातार बढ़ते तापमान के बारे में, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही खेत में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। करनाल के गांव उपलाना में खड़ी फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। करनाल के गांव उपलाना के खेतों में 30 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। पास के खेत में तूड़ी बनाने का काम चल रहा था कि अचानक रिपर से चिंगारी उठी और गेहूं की फसल में आग लग गई। उपलाना गांव की गौशाला का एक खेत था जिसमें आग लगी। आग लगने की सूचना पाकर गांव के लोग, गौशाला के सेवादार, असंध पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेज हवा के कारण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ही काबू पाया जा सका। तब तक 30 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर नष्ट हो गई। लोगों की मेहनत और मशक्कत के कारण आग को आगे बढ़ने से रोका गया। गौशाला के प्रधान ने बताया कि पास के खेतों में किसान ने गेहूं की कटाई के बाद तूड़ी बनवाने का काम शुरू किया था। तूड़ी बना रहे रिपर से अचानक स्पार्किंग हुई और खेत में आग लग गई। रिपर के चालक ने साथ लगते खेत में अपना वाहन लगाया, जिससे वाहन को जलने से भी बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर आग को आगे बढ़ने से रोका गया। ग्रामीणों ने, हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। वहीं असंध थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस को आग की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई थी। तो ये मामला जरूर सामने आया है और इसके साथ ही साथ अब आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और बीजेपी विधायक असीम गोयल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और जनता का ध्यान भटकाने के आरोप बीजेपी विधायक की ओर से लगाए गए हैं। अंबाला में बीजेपी विधायक असीम गोयल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास बार एसोसिएशन की डिमांड पर बनी नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन ने विधायक असीम गोयल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एसोसिएशन और वकीलों ने विधायक के सामने अपनी मांगे रखी। विधायक असीम गोयल ने कहा कि मेरे दायरे में आने वाली सभी मांगों को जल्द पूरा करवा दिया जाएगा।
वहीं पिछला चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर असीम गोयल ने कहा कि राजनीति में प्लेटफॉर्म चुनने का सबको अधिकार होता है। अपने दिन बदलने की आस में पार्टी बदलने पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता से किए हुए वादों को भूल चुकी है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए चंडीगढ़ का राग अलाप रही है। चंडीगढ़ का मुद्दा जो पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने छेड़ा है, ये कोई, मैं इसको कहूँगा कि ये जानबूझ के छेड़ा हुआ मुद्दा, उनको समझ है इन मुद्दों की कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो सकते। कमलप्रीत संप्रपाल, अंबाला, खबरें अभी तक। तो पंजाब और हरियाणा के बीच इस समय चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर ताजा विवाद बना हुआ है। इससे पहले एसवाईएल भी एक ज्वलंत मुद्दा दोनों राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। लेकिन अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और इस समय सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। और ऐसे में श्रीलंका ने अब 119 अरब रुपए छापे हैं। मकसद है कि इससे आर्थिक संकट से उबरा जा सके। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस संकट से निपटने में नाकामयाबी को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर इस्तीफा देने का दबाव है। वहीं बढ़ती महंगाई से आक्रोशित जनता देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के कंगाली के हालात में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह टैक्स कटौती और टूरिज्म इंडस्ट्री का धराशायी होना माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया और फरवरी महीने तक देश पर $12.55 बिलियन का कर्ज हो गया। इन $12.55 बिलियन में से $4 बिलियन का कर्ज इसी साल चुकता करना है। श्रीलंका ने 119 अरब रुपए छापे। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने इस बारे में जानकारी दी। देश में इस साल में अब तक 432.76 अरब रुपए छापे जा चुके हैं और श्रीलंका का इरादा इसके जरिए खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का है। तो खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अब 119 अरब रुपए हैं जो श्रीलंका की ओर से छापे गए हैं। मकसद सिर्फ इतना कि आर्थिक संकट से उबरा जा सके। इस समय अब सबसे बुरे इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। तो भारत का एक पड़ोसी देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो वहीं अब बात करेंगे भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में जो इस समय राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। दरअसल बात पाकिस्तान की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के बाद डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया है। 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में अब इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो गई, यानी कि अब आखिरकार इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कदम की वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया। अब 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर गो न्यूजी गो नारे लगने शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर इमरान खान की हार होती है तो विपक्ष नया प्रधानमंत्री चुने। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये भी बताया कि किसी भी सदस्य को वोटिंग करने से रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष में खुशी की लहर है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लोकतंत्र सबसे बड़ा बदला है। फैसले के बाद विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदयाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एजाज उल एहसान, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाई शामिल थे। तो पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक संकट जारी है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली भंग की तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है और अब एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की बात है और ऐसे में 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सामना इमरान खान को करना होगा। लेकिन अब बात करेंगे युद्ध और के बारे में जो कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है। युद्ध के हालात तबाही लेकर आते हैं और ऐसे में यूक्रेन और रूस के युद्ध का अंत इसलिए भी जरूरी हो गया है। यूक्रेन में लोग न केवल बम धमाकों से बल्कि अब भूख से भी मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति ये हो गई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको 1 मिनट के भीतर। कहीं बम फट रही है, कहीं मिसाइल से अटैक हो रहा है और बार बार फेल हो रही है शांति वार्ता। ये संकेत दोनों ही देशों के लिए अच्छे नहीं है। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है तो यूक्रेन शहर दर शहर तबाह हो रहा है।
हालांकि यूक्रेन जवाब भी दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज भी बुलंद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की आम जनता जाए तो कहां जाए। लाखों लोगों ने विदेशों में पनाह ले ली, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के तमाम नागरिक देश नहीं छोड़ सकते। देश में फंसे लोगों में से ज्यादा खतरा उन शहरों में है जहां बमबारी हो रही है। और अगर आप सोच रहे हैं ये खतरा सेना और बम धमाकों का है, तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ नौबत भूखे मरने की आ गई है। जी हाँ, वॉर जोन में लोगों के पास खाना नहीं है, ना ही घरों से बाहर निकलकर खाना लाने के हालात। कुछ जगहों पर तो खाने की सप्लाई बीते 1 महीने से नहीं हो पाई। रूसी हमले में यूक्रेन के कीव, खार्किव से लेकर मारियुपोल में तबाही के निशान हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में यूक्रेन में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां लोग मर रहे हैं, तो वहीं ये लोग सिर्फ बमबारी या गोलीबारी से नहीं, अब भूख से भी मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति ये हो गई है और इसीलिए बार बार ये अपील की जा रही है कि अब इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन इसी बीच अब UNHRC के बड़े फैसले के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार के बाद से रूस को गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। UNHRC से रूस को अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन UNHRC में हुआ है वोटिंग के जरिए। यूक्रेन पर रूस के हमलों को लेकर दुनिया भर के देशों ने नाराजगी जाहिर की है। इस बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई। भारत रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, तो वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विपक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत कुल 58 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के बाद UNHRC से रूस सस्पेंड हो गया है। यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को देखते हुए रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। अब रूस दूसरा देश बन गया है जिसकी UNHRC सदस्यता छीन ली गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन सत्र में वोटिंग से पहले यूक्रेन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अब एक अनोखी स्थिति में हैं, जब किसी अन्य संप्रभु राज्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक सदस्य भीषण मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और हनन करता है। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन से अब रूस को बेदखल कर दिया गया है और इसको लेकर UNHRC में एक प्रस्ताव लाया गया और ऐसे में कई देश ऐसे रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और UNHRC से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब RBI से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ये पॉलिसी जारी की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या खास रहा है या क्या बदलाव है जो RBI की ओर से किए गए हैं, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बढ़ती महंगाई के बीच RBI ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को देश की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा पेश की। मौजूदा वित्त वर्ष की इस पहली मौद्रिक समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। इसी के साथ RBI ने मौद्रिक नीति को लेकर अपने रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे लचीला बनाए रखा है। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी में नीतिगत दरों को यथावत रखने के साथ ही RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाया है। ये पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रह सकती है। जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। यानी दुनिया के मौजूदा हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। तो RBI ने नई मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दी है और ऐसे में रेपो रेट या बात करें रिवर्स रेपो रेट की, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन अब बात करते हैं हरियाणा से सामने आए एक रिश्वत के मामले की। दरअसल 50,000 रुपए की रिश्वत नहीं दी तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने 6 आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू ही नहीं किए और अब हालात ये हैं कि बहादुरगढ़ अनाज मंडी के 6 आड़ती खरीद प्रक्रिया से ही बाहर हो गए हैं। अगर रिश्वत नहीं तो काम भी नहीं, ये हकीकत बन चुकी है बहादुरगढ़ मार्केट की। आरोप आड़तियों ने ही लगाया है। 50,000 की रिश्वत नहीं देने पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनाज मंडी के 6 आड़तियों को बेरोजगार कर दिया है। समय पर आवेदन के बावजूद 6 आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू और अपडेट नहीं किए गए। सीएम विंडो पर भी शिकायत दी गई लेकिन समाधान नहीं हुआ। हालांकि एसडीएम भूपेंद्र सिंह के पास शिकायत जब पहुंची तो एसडीएम खुद अनाज मंडी पहुंचे।
आरटीयू के सामने ही मार्केट कमेटी के सचिव और ऑक्शन रिकॉर्डर को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। सुरेश कुमार, फर्म का नाम जीतराम जनारायण। आज मेरे पास एक 16 देगा हुआ किसान आया, हकीकत कागला 10 क्विंटल गेहूँ लेके उसने सरकारी गेट पास निकलवाया अपना, जो मेरे हाथ तोल के चला गया। मैंने उसकी पैकिंग करवा दी। उसके बाद मैं ऑक्शन करवाने के लिए मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास गया, जिन्होंने ऑक्शन करने से मना कर दी। और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब कहना तेरी दुकान बंद करेंगे, दूसरे इस जमींदार को दूसरी दुकान भेज, वहाँ इसकी ऑक्शन कर दूंगा। ऐसे में बहादुरगढ़ अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मनमानी कहीं किसानों पर भारी ना पड़ जाए। तो रिश्वत नहीं देने पर 6 आढ़तियों को खरीद प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से जांच और एक्शन की बात कही जा रही है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें हमने आपको बताई 1 मिनट के भीतर फटाफट अंदाज में, और ऐसे में इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप देखते हैं खबरें अभी तक। नमस्कार।